250 प्लस है सीट्स, और याद रखना 7 नंबर हम लोगों की लक्की है 2007 और 2027 लक्की है। आप गारंटी ले लीजिएगा इस बार फुल बहुमत से बसपा दावा ठोक रही है, और हम फुल बहुमत की सरकार चलाएंगे। और अब चीजें प्रोवाइड करवाई गई थी उस टाइम में, जो 1-1 हजार रुपए में मेडिकल हो रहे थे, MBBS डॉक्टर बन के आए हैं। आप बताएं 2007 से 12 के बाद कहाँ वो बनने बंद हो गए, कहाँ चली गई फैक्ट्री? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर सर्व समाज का बच्चा गया है, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे वो हमारा ब्राह्मण भाई हो, चाहे वो हमारा ठाकुर भाई हो। आप ये बताएं कि 1-1 हजार रुपए, 500-500 रुपए की फीस में 3-3 साल की LLB करी है लोगों ने। उनको रखने का मतलब जो हॉस्टल है उसके अंदर रखने का खर्चा सब सरकार उठाती थी, बसपा की सरकार में भेजा गया। क्यों? वो 2012 के बाद खत्म हो गया भैया एकदम से। कि नीला पटके का मतलब सिर्फ एक है, वो है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम माननी बहन जी की पार्टी है। उन्होंने ही इस पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचाया है। साहब कांशीराम जब निकले थे तो जो सो कॉल्ड कम्युनिटी बताते हैं कि साहब उस कम्युनिटी से आते थे, उस कम्युनिटी का आदमी सबसे बाद में जुड़ा है बहुजन समाज पार्टी से। सबसे पहले OBC जुड़े, मुस्लिम भाई जुड़े। उनको देख करके इनमें कॉन्फिडेंस आया कि अरे जब ये जुड़ रहे हैं तो और ये हमारे साहब से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल, तो हम भी चलते हैं साहब के पीछे पीछे। तो आप ठेकेदारी नहीं ले सकते हो किसी एक, ये महापुरुष जो होते हैं ना, वो समाज को दशा देने के लिए आते हैं और दे करके चले जाते हैं। आप उस पर ठेकेदारी नहीं दे सकते कि वो मेरे समाज का, वो उसके समाज का। माननीय बहन जी ने जो किया है समाज हित में किया है। आज तक आप उनकी एक नेगेटिव बात बता दो कि भाई माननीय बहन जी ने समाज का ये नुकसान करवा के दिया है आपको। इस देश के अंदर जो पूरी आइडियोलॉजी है ना, वो इस तरीके का काम करते हैं कि जो गरीब है और गरीब बनता चला जाए, और जो अमीर है वो और अमीर बनता चला जाए। माननीय बहन जी की सरकार आई, माननीय बहन जी ने MLA को अपने घर से बुलवा करके गिरफ्तार करवा के भेजा था जी। जब उनको पता चला कि ये स्ट्रिक्ट का मतलब स्ट्रिक्ट जी, वो आपकी पार्टी का आदमी है, आपका अपना कार्यकर्ता, आपके घर का आदमी है, कोई भी है, कानून कानून है सर। कानून व्यवस्था की आप रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस देश को चला पाएंगे। बीजेपी की B टीम तो ये है, समाजवादी वाले। ये लोग आज तक, इन पे अथाह पैसा है, अरबों खरबों की संपत्ति है इन पे। एक ही परिवार में सब सारे बिजनेसमैन हैं, सब बड़े बड़े उसमें हैं, धन्ना सेठ हैं एकदम बड़े बड़े। इन पे तो भाई कोई नहीं CBI बैठ रही है, ना इन पे कुछ भी बैठ रही है। और हम लोग अपने 10-10 रुपए, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए माननीय बहन जी को भिजवाते हैं। हमारे अंदर दम है ना, 4.5 करोड़ आदमी अगर 100-100 रुपए भी देगा तो कितना हो गया आप बताएं। तो मैंने बोला माननीय बहन जी, मतलब हम लोग अपनी खाल की ना जूती भी बना करके आपको पहनाए ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि हम आपका एहसान उतार पाएंगे जो लीडरशिप में आपने समाज को रखा है या लेकर के आप आगे आई हैं। तो माननीय बहन जी बोली, अरे बड़े पापड़ बेले हैं मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। माननीय बहन जी ने स्वाभिमान सिखाया है हमारे को, हमें बताया है रुतबा क्या होता है, हमें बताया है कि कैसे शासन होता है, अनुशासन बताया हम लोगों को, डिसिप्लिन में रहना बताया हम लोगों को। हम लोग राजनीतिक पार्टी कहते भी नहीं है बसपा, बसपा तो एक मिशन है। राजनीतिक पार्टी होती तो हम उड़ा देते सबको राजनीति करने में। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वयं अंबेडकर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, देश के अंदर पूरे उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, बहुजन मूवमेंट के ऊपर बहुत दबंगता से अपनी बात रखते हैं। स्वागत है स्वयं जी आपका हमारे स्टूडियो में जी। बहुजन राजनीति को भी बहुत बारीकी से समझते हैं, लीगल के ऊपर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, कांग्रेस BJP तमाम मुद्दों पर बहुत अच्छी बात करते हैं। और यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट सीरीज हमारी शुरू हो रही है। पॉडकास्ट का मतलब है कि छोटे छोटे सवाल रहेंगे, उनके छोटे छोटे जवाब रहेंगे। सवाल और जवाब वो रहेंगे जो आप सोचते हैं या आप हमें लिखकर भेजते हैं कि यह सवाल कुछ होने चाहिए। लगातार आपकी जो इच्छाओं में था कि स्वयं अंबेडकर हमारे स्टूडियो में आए और आके वह अपना इंटरव्यू दें, तमाम लोग दर्शकों के हमारे फोन आए और उनके मैसेज भी आए। तो इसी निवेदन पर हमने स्वयं अंबेडकर को बुलाया है। स्वयं साहब, छोटे छोटे हमारे सवाल रहेंगे, मैं चाहूंगा छोटे छोटे ही आप जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा और उस जवाबों से हमारे जो दर्शक हैं वह भी संतुष्ट हों। बिल्कुल सर जी। स्वयं भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुजन राजनीति के ऊपर आप बात करते हैं, तो बहुजन राजनीति को मौजूदा हालात में कहां देखते हैं आप? देखिए, बहुजन राजनीति जो है हमारे देश के अंदर, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये बात बोली थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर बात हिस्सेदारी की होगी तो क्या इस देश के अंदर जो तमाम जनता है, इन लोगों को बराबर का इनका हिस्सा दिया? क्या इनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई? क्या इनको हेल्थ मुहैया करवाई गई? क्या इनको
बेसिक एजुकेशन जो है वो मुहैया करवाई गई। अगर नहीं करवाई गई है तो मतलब उनकी हिस्सेदारी है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो जो बहुजन राजनीति जो आपका सवाल है कि कहाँ देखते हैं, तो आज नहीं तो कल इस देश की जनता को ये बात पता चलेगी कि हमारे साथ हमेशा से धोखाधड़ी हो रही है। जब हमारा बहुजनों का राज आता है तब बराबर जो संविधान के अंदर जो हमारे राइट्स निहित हैं, हम स्पेसिफिकली हर एक प्रोविजन के तहत लोगों को उनकी चीजें देना करते हैं कोशिश उसकी। अब देखिए बहुजन राजनीति जो है तो आज नहीं तो कल वो जनसंख्या के आधार पर इस देश के अंदर जो वोट की ताकत है उसके आधार पर सरकारें बनती हैं जी। तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बहुजन राजनीति जो है भविष्य बहुत उज्जवल है जी। सही समय आएगा 2027 से आप देखिएगा जब फुल बहुमत की सरकार हमारी दोबारा से बनेगी यहाँ पर, उसके बाद आप देखिएगा पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी सरकारें कितनी स्पीड से बनेंगी हर एक राज्य के अंदर जी। तो इसलिए बहुत उज्जवल भविष्य। हमारी सरकार से क्या औचित्य आपका? हमारी सरकार से औचित्य ये है कि आम किसान मजदूर आम आदमी की सरकार जी, जो मतलब ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, मेहनत कश आदमी है, जो डेली खाता कमाता है, जिसकी ये आकांक्षाएं रहती हैं कि वो अपने जीवन में, क्योंकि सरकारों ने उसको कुछ मुहैया नहीं करवाया तो वो खुद कुछ नहीं कर पाया, तो उसके बच्चे कम से कम कुछ बेहतर कर पाए उससे जी। उनके लाइफ के अंदर जो हार्डवर्क है, जो बहुत ज्यादा मेहनत है, वो एक स्तर पे जाके तो खत्म हो, कभी तो खत्म हो। एक आदमी हमारे देश के अंदर पैदा होता है और वो मेहनत मजदूरी करता करता ही मर जाता है, अलविदा कह देता है। सुनील जी, आज तमाम पार्टियां जो हैं वह बहुजनों की बात करती हैं संविधान दिखाकर, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो अखिलेश हो, जो पीडीए का नारा दिया करते थे पिछड़ा दलित आदिवासी, अब उन्होंने बोल दिया है कि आधी आबादी की बात करते हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक हुआ करते थे, मुस्लिम समाज हुआ करता था, उनकी बात नहीं कर रहे। तो हमेशा जो बहुजन समाज है, मुस्लिम समाज है, अपने आपको ठगा सा महसूस करता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मुस्लिम समाज ठगा सा महसूस करेगा ही, क्योंकि क्या है ना, मुस्लिम समाज जो है हमारा है बड़ा इमोशनल और बड़ा भोला समाज है हमारा मुस्लिम समाज जो है। मुस्लिम समाज को लगता है कि जो आदमी उनके धर्म को लेकर के दो चार कमेंट कर दे रहा है, जो उनको लेकर के सिर्फ कट्टरता, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिसके खिलाफ खुद मुस्लिम भाई भी बोलते हैं, उन परंपराओं को बोल दे रहा है, या इन लोगों को जो है बरगलाने का कार्य कर दे रहा है, मतलब असहज करके उनको सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न दिखा करके उनको बरगला ले रहा है कि हाँ ठीक है, आपकी सेफ्टी कहां इंश्योर हो सकती है, सपा के राज में हो सकती है। आप अगर सपा के राज में देखेंगे कितना दिया है इनको, आप बताइए। इनको जो मुस्लिम हमारे भाई हैं, इनको सिर्फ बोला है कि अच्छा जाओ तुम मस्जिदें बना लो, अच्छा जाओ तुम कुछ और मदरसे बना लो। क्या सिर्फ मस्जिद और मदरसे बन जाने से मुस्लिम समाज की तरक्की हो जाएगी? क्या हर गली नुक्कड़ पे, जैसे बाबा साहब ने भी कहा है व्यक्ति पूजा और तमाम चीजों की, कि उन्होंने कहा है कि पहले मेहनत तो करो जी। ये सब हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप है, हम लोग चार दीवारी के अंदर सभी करते हैं, हम सभी धार्मिक हैं, तो सब कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे कोई भी भाई हो। तो आप सरकारों का उससे क्या लेना देना है? आम आदमी के जो भी बिलीफ्स हैं, जो भी फेथ हैं, सरकारों के लिए तो सब बराबर है पूरे देश के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो। आप ये बताएं कि आप रिलीजन पर क्यों कमेंट करेंगे? सरकारें होती कौन है बताने वाली? कौन क्या रिलीजन फॉलो करेगा? उनका तो काम केवल ये है ना। तो जो ये राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, वो क्या करती है कि असहज महसूस करवाती है मुस्लिम भाइयों को कि आप तो खतरे में हैं, और फिर उनको बरगला करके अपने फेवर में लेकर के आती है। और फिर अगर आप इनका एक वोट परसेंटेज जो है, पूरा मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां वोट देती है समाजवादी को, उसके बाद अगर आप रेशो निकालेंगे सक्सेस रेशो की, उनके राज के दौरान कितने मुस्लिम बेटे बेटियों की नौकरियां लगी हैं जी, कितने मुस्लिम बेटे बेटियां जो है आगे बढ़े हैं जी, कितने मुस्लिम मंत्री इन्होंने बनाए हैं। कभी कुछ नहीं, सारा भाई भतीजावाद वो करते हैं। 12-15 सीट आती हैं, वो सब उन्हीं को, अपने घर परिवार के लोगों को। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर मुस्लिम समाज अपने आप को सेफ महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है? देखिए सबसे बड़ी महान पार्टी तो हमारी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जब राज था तो मुस्लिम भाइयों के साथ जो भी जितनी भी जाति होती थी वो नहीं होने दी गई। किसी प्रकार का कोई भी मतलब उन लोगों को असहज होने नहीं दिया गया। सुरक्षा के नजरिए से आप देखें, चाहे आप बाबरी मस्जिद वाला जो वर्डिक्ट था उस टाइम में आया था जी,
एक भी दंगा नहीं होने दिया गया। और आप अखिलेश जी का देखिए 2012-13 में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, क्या हाल किया गया था वहां पर हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाइयों के साथ दोनों ही, क्योंकि लड़वा तो ये रहे थे। ये अगर एक बार को हम लोग भाजपा को बोले कि ये इस तरीके की राजनीति करती है, ओछी राजनीति करती है, तो अखिलेश जी ने कौन सा कम राजनीति करी है ओछी? आप बताइए मुजफ्फरनगर जलता रहा कि नहीं जलता रहा? लोनी तक यहाँ दंगों की चपेट में आया था। मुझे खूब याद है, उन दिनों कॉलेज जाया करता था, रोज मैं सुनता था आज वहां मर्डर हो गया, आज वहां मर्डर हो गया, आज वहां लग गई, आज फलाना जगह की बस्ती जला दी। चाहे A to G किसी ने भी किसी के भी साथ कुछ भी करा हो, रिटेलिएट हर कौम करेगी। लेकिन सरकार वहां क्या कर रही थी? ये लोग, इनकी पुलिस व्यवस्था, इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था, वो क्या कर रही थी? तो इनकी कोई लायबिलिटी होगी, किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना। तो ये लोग क्या है, मुस्लिम भाइयों का उस तरीके से फायदा उठाते हैं, उनके वोट बैंक को लेते हैं। और हमारी पार्टी के अंदर कितने नेता बने हैं मुस्लिम नेता, आप बताइए? नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी दूसरे नंबर के नेता नहीं थे क्या बहुजन समाज पार्टी के अंदर? क्या हमने बहुजन समाज पार्टी ने जो है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सबको बहुत बड़े स्तर पर नहीं सब चीजें प्रोवाइड करवाई गई थी? उस टाइम में जो 1-1 हजार रुपए में मेडिकल हो रहे थे, MBBS डॉक्टर बन के आए हैं। आप बताएं 2007 से 12 के बाद कहां वो बनने बंद हो गए? कहां चली गई फैक्ट्री? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं। उन यूनिवर्सिटीज के अंदर सर्व समाज का बच्चा गया है, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे वो हमारा ब्राह्मण भाई हो, चाहे वो हमारा ठाकुर भाई हो। आप ये बताएं कि 1-1 हजार रुपए, 500-500 रुपए की फीस में 3-3 साल की LLB करी है लोगों ने। उनको रखने का मतलब, जो हॉस्टल है उसके अंदर रखने का खर्चा सब सरकार उठाती थी। कितने बच्चे फॉरेन कंट्रीज में भेजे गए? बसपा की सरकार में भेजा गया। क्यों? वो 2012 के बाद खत्म हो गया भैया एकदम से। आप बताएं आज कितना डाटा है आपके पास, आप डाटा दिखाएं कितना आप लोगों ने करा है। तो देखिए हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो इमोशनल है, फिर वो मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो। ये लोग क्या करते हैं ना, इमोशंस के अंदर आकर के कि अरे हिंदू खतरे में है तो हिंदू भाई वो हो जाएंगे, इधर बोलेंगे अरे मुसलमानों को तो जान से मार रहे हैं, उनको तो ये कर रहे हैं, तो वो समाजवादी वाले उनका फायदा उठाएंगे। आप कोई भी शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करेगा इस देश के अंदर। वो सबको बस बरगलाने वाली राजनीति करनी है। आप बरगलाने वाली राजनीति करो, इसका वोट उधर देखना है कि कौन सी कम्युनिटी सेफ महसूस नहीं कर रही है, तो एक पार्टी ठेकेदार बन जाएगी उस कम्युनिटी की। जैसे समाजवादी वाले आजकल मुस्लिम भाइयों के बने हुए हैं। अरे मुसलमानों ने 800 साल राज करा है भाई देश के ऊपर। वो पहाड़ियां पार करके आए थे, वो दर्रे और बड़े बड़े बर्रे और ये दुनिया भर की पहाड़ पार करके आए थे, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है आपकी। मतलब वो मुस्लिम कौम जो है, जो अकबर और जहांगीर और पता नहीं कौन कौन इतने बड़े बड़े मुगल साम्राज्य यहाँ पर चले हैं इस देश के अंदर, वो मतलब आप एक छोटे से राज्य के अंदर सत्ता शासन हथियार ले रहे हैं उनको बरगला करके, तो आप उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे? तो आप देखिए ये तो सोच सोच की बात है। बाकी सबको पता है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत बड़े स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर वापसी कर भी रहे हैं और रहे भी हैं, यहाँ पर रहते भी हैं हम लोग। हमारे खूब हमारा भाईचारा कमेटी है, उसका काम ही है सर जी। जिस तरीके से जी आपने बताया कि जो बसपा समाज के लोग हैं वो बड़े भोले हैं, मुस्लिम समाज के लोग बड़े भोले हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि नीला झंडा, हाथी निशान जो भी कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर लेके आ जाए तो समझ लेना कि मैं आया हूँ, लेकिन इस वक्त नीले झंडे भी तमाम एक बाढ़ सी आ गई है, एक ट्रेंड सा चलने लग गया है। राहुल गांधी भी नीला पटका पहनकर पहुंचते हैं। तमाम इस तरीके के राजनीतिक के लोग जो है इस वक्त नीला झंडा, मतलब नीला पटका और नीला झंडा लेके तमाम पार्टी संगठन बन गए। तो असली नीला झंडा है कौन सा और किसको लोगों को समर्थन वोट करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए हर एक जिले में ना एक बहुत बड़ी मिष्ठान की दुकान होती है जी, जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है जी। तो आपने देखा होगा कि वहां आसपास जो है, जो पूर्वजों ने जिन्होंने चलाई होती है जी, फिर उनकी आगे की जनरेशन उसको संभाल रही होती है और वो वही क्वालिटी मेंटेन करती हैं जी। लेकिन नए लोग तो बस उसी दुकान का नाम सुनेंगे ना, तो जो और बरगलाने वाले लोग हैं वो अगल बगल में उसी सेम नाम की दुकान खोल लेते हैं जी। और वो जब दुकानें खुल जाती हैं उस तरीके की, तो कहीं ना कहीं देखो जो क्वालिटी मेंटेन करेगा उसकी तो आप बात ला ही नहीं सकते ना कभी भी। अब ये जो ऐसी नीली दुकानें खुली हुई हैं, नीले पटके वालों की दुकानें खुली हुई हैं, तो इन लोगों को लग रहा है कि इमोशनल लोग हैं, नीला पटका देखेंगे और वो आ जाएंगे। लेकिन नीला पटके का मतलब सिर्फ एक है, वो है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम माननीय बहन जी की पार्टी है, उन्होंने ही इस पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचाया है। आज हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान से अगर बात अपनी कह पा रहे हैं मजबूती से, ऐसे नहीं देखो चिल्लाना, गली के बाहर खड़े होकर के गाली गलौज करना, और ये जो नीले पटके वाले हैं आजकल हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवा रहे हैं, बताइए, ये ब्राह्मण भाइयों को गाली दिलवा रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। तो आप ये पूछें कि समाज में किसी भी वर्ग विशेष को, क्या कोई वर्ग विशेष किसी को रोकता है? जी नहीं। पढ़ने से रोक सकता है कोई किसी को? नहीं। क्या? और हर कोई सपोर्ट करता है। ये सब ये बेकार की बातें हैं कि फलाना ये बोल रहा है, ढिमकाना ये बोल रहा है, ये लोग जानबूझ के ना बरगलाते हैं। मैंने आपको बोला ना, ये राजनीति इस देश के अंदर जो इजी टारगेट लग रहा है वो आदमी उसको
को पकड़ लेगा, कोई मुसलमान भाइयों को पकड़ लेगा, अरे मैं तुम्हारे को सुरक्षा प्रदान करूंगा। बीजेपी ने पूरे हिंदू भाई पकड़ लिए कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, मतलब हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान होगी। 800 साल मुगलों का राज रह गया, तब असुरक्षित नहीं हुए, है ना। आज इनको सडनली बता रहे, और करा क्या है आप ये बताएं 2014 के बाद से। तो इसी तरीके से नीले पटके वालों का भी एक अलग हिसाब है, तो उनको पता है कि कौन कौन इमोशनल है, वो नीले पटके से अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको बरगल आएंगे, बीएसपी के अगेंस्ट में बरगल आएंगे। अरे इतनी रॉयल पार्टी है, इतने अच्छे तरीके से सब कुछ किया गया है। 2007 से 12 देख लो, लगभग 7 साल की सरकार रही है हम लोगों की, पिछले 3 बार का मिला के, और ये 5 साल। तो आप ये देखें कि कितनी रॉयल्टी के साथ सरकार चलाई गई है। किसी भी वर्ग विशेष को, किसी भी जाति को, भाई एक बार बताओ, सरकार के किसी एक कम्युनिटी की होती है या सरकार के किसी एक वर्ग की होती है? सरकार होती है पूरे प्रदेश की होती है सरकार, और उसका काम है, उसका कार्य है कि सबको बराबर आती है, मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी, समानता की बात। आप उस स्तर पे जाकर के ओछी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग तो करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका वोट बैंक है वो वाला। बहुत सारे लोग जो बसपा के हैं या बहुजन समाज से आते हैं, वो अधिकांश ये भी कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती में वो पुरानी जैसी बात नहीं रही है, अब वो बूढ़ी हो गई हैं या बीजेपी के इशारे पे काम करती हैं, बीजेपी की बी टीम है, मतलब वो दम खम नहीं रहा है जो पहले बहन जी जैसा हुआ करता। क्या लगता है कि वाकई में बहन जी बूढ़ी हो गई है बीजेपी की बी टीम में? क्या कहेंगे सर? देखिए, बहन जी हमारी नेता है, और नेता एक विचार होता है जी, और विचार कभी भी बूढ़ा नहीं होता है जी। माननीय बहन जी ने घर घर बाबा साहब अम्बेडकर को पहुंचाया है जी। माननीय बहन जी ने घर घर ज्योतिबा फूले साहब को पहुंचाया है जी। छत्रपति शाहू जी महाराज को पहुंचाया है जी। आप मुझे ये बता दें कि सन 80 से पहले इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर तक को बुला दिया था। आप सोचिए, इस देश के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा कॉलम हुआ करता था बाबा साहब का। आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, हमने यूपीएससी की तैयारी करी है जी। आप उसमें देखना एक बार, छोटा सा कॉलम हुआ करता था, सिर्फ बाबा साहब को वहां तक सीमित कर दिया गया था। आज क्यों बाबा साहब के गुणगान होने लग गए सडनली? आप बताइएगा एक बार। 1980 के बाद से सभी पार्टियों में जब साहब कांशीराम जी निकले और माननीय बहन जी निकली, तो घर घर में पहुंचे हमारे जो पंच परमेश्वर जिन्हें हम कहते हैं, महापुरुष, हमारे घर घर तक उनको पहुंचाया गया। आप देखें, ज्योतिबा फूले साहब को उनका खुद का समाज नहीं जानता था। ज्योतिबा फूले साहब को जो हमारे कुशवाहा भाई हैं, जो हमारे माली भाई हैं, वो उनको एसोसिएट नहीं करते थे अपने आप को उनके साथ, जानते नहीं थे उनके बारे में। छत्रपति शाहू जी महाराज को नहीं जानता था उनका समाज। गार्ड के बाबा हो गए, हमारे दीना भाना वाल्मीकि साहब हो गए, हमारे क्या नाम है, इतने सारे महापुरुष हैं हमारे, जिनको मतलब घर घर पहुंचाया है हमारे पूर्वजों ने। तो अगर पहुंचाया, ये सब हमारे पूर्वज थे और हमारे लोग इनसे अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने तो हमारे पूर्वजों को भी तो जाति के आधार पर ही समझा ना। अब मान लो किसी समाज के आदमी को मैं बोलूंगा ज्योतिबा फूले, तो वो हमारे हैं, तो उसको लगेगा तुम्हारे कैसे हो भाई, तुम तो इस सो कॉल्ड कास्ट से आते हो, हम तो इस कास्ट के हैं, फूले साहब तो हमारी कास्ट के थे। तो हम बोलेंगे भैया तुम्हारे में यही तो बीमारी है ना, तुम्हारे दिमाग में यही तो घर करा हुआ है ना। हमारी जो राजनीति है या जो हमारी सामाजिक जड़ें हैं, वो हमारे को ये बात बताती है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी रहे हैं, और हमारे अंदर कास्ट और ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो हर एक समाज का कोई भी व्यक्ति जिसने बहुत बेहतरी के लिए काम करा इस समाज की, वो हमारे महापुरुष है। माता फातिमा शेख को हम माँ बोलते हैं। मोहसिन साहब जो थे, जो उनके भाई थे, उन्होंने वो लैंड दी थी जिसपे माता सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाने के लिए स्कूल खोला था बच्चों को। तो आप ये बता दें, क्या वो हमारे पूर्वज नहीं है? या साहब ने जो घर घर जाकर के सबको जागरूक किया, सर्व समाज के आदमी जुड़े। इवन जो आपका शेड्यूल कास्ट है तो सबसे बाद में जुड़ा है साहब के साथ, तो ये बात सब जानते हैं। साहब कांशीराम जब निकले थे, तो जो सो कॉल्ड कम्युनिटी बताते हैं कि साहब उस कम्युनिटी से आते थे, उस कम्युनिटी का आदमी सबसे बाद में जुड़ा है बहुजन समाज पार्टी से। सबसे पहले ओबीसी जुड़े, मुस्लिम भाई जुड़े। उनको देख करके इनमें कॉन्फिडेंस आया कि अरे जब ये जुड़ रहे हैं तो और ये हमारे साहब से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल, तो हम भी चलते हैं साहब के पीछे पीछे। तो आप ठेकेदारी नहीं ले सकते हो किसी एक। ये महापुरुष जो होते हैं ना, वो समाज को दशा देने के लिए आते हैं और दे करके चले जाते हैं। आप उस पर ठेकेदारी नहीं ले सकते कि वो मेरे समाज का, वो उसके समाज का, समझ रहे हैं? तो ये चीजें होनी चाहिए। और इसी तरीके से हम लोगों की राजनीति, हमारी जो विचारधारा है ना, वो ओछी विचारधारा नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति की तरह, या छोटी विचारधारा नहीं है। उस विचारधारा ने 2000 साल से यहाँ पर वो पनप रही है। और ये बाबा साहब अंबेडकर बोल के गए थे कि आप लोगों की जो 21वीं शताब्दी है वो आप लोगों की होगी। तो आप देखिएगा 21वीं शताब्दी हमारी ही है। पहली बार फुल बहुमत की सरकार बनी 2007 से 12 में। अब 2027 से 32 तक आप देखना फिर से फुल बहुमत की सरकार बनेगी। और फिर आप देखिएगा पूरे देश में किस स्तर का बदलाव आएगा। जो बहुजन राजनीति है, आज भी बसपा के अंदर वही ताकत है, वही जुनून है, वो एक्साइटमेंट है। और क्या दोबारा सरकार बना सकती है बसपा? बना सकती है, बना रही है।
बना रही है। और दूसरी बात देखिए, ताकत वाकत ना, हम लोगों को ताकत की जरूरत नहीं है। हम लोग समता मूलक समाज के नुमाइंदे हैं, हम लोग मध्य मार्ग की बात करते हैं। ताकत की जरूरत उसे होगी जिसे कुछ गलत करना होगा जी। हमें तो भाई कुछ गलत करना ही नहीं है, हमें तो गलत चीजों को सुधारना, सुधार रहे हैं जी। और हम लोग सबको शिक्षा, सबको आवास, सबको अच्छी सुविधा, सबको सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते हैं, वो हमने करवाई भी है। तो हम लोगों को ताकत वाकत की जरूरत नहीं है, हमको ताकत की जरूरत है जो पॉलिटिकल पावर है उसकी, ताकि हम इस समाज के उस तबके को जिसने हजारों सालों से, उसके पूर्वज गरीबी में रह रहे थे, वो आज गरीबी में रह रहा है, उसका दादा गरीबी में रहा, उसके परदादा गरीबी में रहे, आज उसका बेटा गरीबी में रह रहा है, उसका आने वाला बेटा भी गरीबी में रहेगा, 10 पुश्तें फिर से गरीबी में रहेंगी। और वो इन लोगों के जुमलों पर केवल आकर के वोट दे देगा, क्योंकि मीडिया हाउस इनके, हर चीज इनके पास है, रिसोर्सेज इनके पास है, तो वो मैनेज करेगा। अब हम लोगों को उनको ये समझाना है कि सही जगह आपकी कहां पर है जी, आप कहां पर अपनी वर्चस्व को पा सकते हो, आप कहां पर अच्छे तरीके से अपने जीवन को यापन कर सकते हो। जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उसके आधार पर, समता मूलक न्याय बंधुता के आधार पर बनी हुई सोसाइटी को बना सकते हो। तो हमें एक चीज समझानी, एनडीए जो है, बीजेपी जो है, वह लगातार तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती हुई आ रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ये कहती हैं कि हम 2027 के अंदर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि 2027 में अकेले चुनाव लड़कर बसपा पूर्ण सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बनाएगी जी। 2007 से 12 में भी हम किसी के साथ नहीं थे जी। इवन बिहार के अंदर हम किसी के साथ नहीं थे जी। हमारी लगभग 10 से 12 सीट सेकंड नंबर पे आई हैं जी। 30 से 35 सीट थर्ड नंबर पे आई हैं जी। वो तो इन लोगों ने धांधलियां कर करके हरा दिया। और आप ये पिंटू जी जो यादव साहब है हमारे, इनकी जो सतीश यादव जी जो है, इनकी जो सीट निकली है वहां पर, आप सोचिए कितनी मजबूती से लड़े होंगे। बीएसपी को बोलना कि अरे भाई ये खत्म हो गया, तो बैड पब्लिसिटी है, बोलना मुंह पकड़े जाते हैं किसी, और कुछ भी बोल दे किसी के पीछे से क्या फर्क पड़ रहा है। हमें पता है हमारा कैडर कितना मजबूत है, हमें हमारी माननीय बहन जी पूरा भरोसा है। माननीय बहन जी ने जो किया है समाज हित में किया है। आज तक आप उनकी एक नेगेटिव बात बता दो कि भाई माननीय बहन जी ने समाज का ये नुकसान करवा के दिया है, आपको कभी नहीं करते हैं। एक बात बता दो, आज माननीय बहन जी 67 ईयर्स से भी ऊपर की हो गई हैं, आप मुझे उनकी एक बात बता दो कि भाई माननीय बहन जी के इस एक्शन से समाज को ये नुकसान हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी राजनीति कर गई वो, कितना बड़ा हमारा वर्चस्व बना गई। आप मुझे ये बताओ, और सिर्फ इस समाज को नहीं, जो बहुजन समाज के अंदर है, आप किसी अन्य समाज को बता दो भाई, किसी भी समाज को आप बता दो कि माननीय बहन जी की राजनीति से इस आदमी को दिक्कत हुई है। किसानों ने डिमांड करी कि हमारे को जो है पैसा बढ़ाना है, और हमारी पेमेंट नहीं आती है, कई महीनों कई साल तक पेमेंट नहीं आती है। किसान रात दिन मेहनत करेगा खेतों में, और मेहनत करने के बाद उसकी पेमेंट ना आए, आप सोचो वो तो साहूकारों के बोझ तले दबता चला जाएगा। माननीय बहन जी के पास टिकैत साहब गए, टिकैत साहब जाने के बाद माननीय बहन जी ने बोला कि बाबा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाओ ट्रेन से वापस। उन्हें चाय पिलाई, उन्हें बैठाया, आदर सत्कार करा उनका, उन्हें बोला कि बाबा आप जाओ वापस, सुबह के न्यूज़पेपर में आपको खबर आ जाएगी। आप सोचिए, सुबह वो पहुंचे नहीं थे बागपत, उससे पहले सरकार ने मतलब पैसा बढ़ा दिया, और सारे डीएमओ को बुलवा करके माननीय बहन जी ने बोला कि ऐसा है, जितनी पेमेंट है सारी क्लियर करो, और एक रुपया सबका क्लियर होना चाहिए, और 15 दिन के अंदर सबका भुगतान हो जाना चाहिए। तो आप सोचिए, और किसान को चाहिए क्या, मुझे ये बताएं। भर्तियां, किसान का बेटा मेहनत करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, उसे क्या चाहिए? उसे कोई तुम्हारी तरह शीश महल में तो रहेगा नहीं, वो केजरीवाल साहब की तरह या रेखा गुप्ता जी की तरह भी कोई दूसरा 65 लाख रुपए के एसी और वो सब चीजें बनवाई है इन्होंने भी। तो ये सब दिखावा बहुत करते हैं वो, भाई उसको चाहिए एक सरकारी नौकरी। आप भर्तियां समय के साथ निकालें, धांधली रहित भर्तियां करवाएं, अच्छे से उसका जो भरोसा है आपके सिस्टम पर वो बने। कोई जो अचयनित व्यक्ति है वो ना वहां पर आए, है ना। तो ये लोग वो भी नहीं करवा पाते हैं, हर बार पेपर लीक होते हैं, हर बार पेपर के अंदर धांधलियां होती हैं। तो आप किस तरीके की व्यवस्था चला रहे हैं, आप ये बताएं। वो किसान का बेटा रात दिन मेहनत करेगा, फिर वो 4-4, 5-5, 7-7 साल तक एसएससी और यूपीएससी की तैयारी में बिता देगा। जो उसका पूरा एनर्जेटिक टाइम था, आप उसका राजेंद्र प्लेस में और क्या नाम मुखर्जी नगर में बितवा दे रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारा देश आगे क्यों नहीं जा रहा है, 90 रुपए डॉलर के सामने 90 रुपए रुपया कैसे गिर गया, और ये हो गया। मतलब आप देखिए इस देश के अंदर जो पूरी आइडियोलॉजी है ना, वो इस तरीके का काम करती है कि जो गरीब है और गरीब बनता चला जाए,
और जो अमीर है वो और अमीर बनता चला जाए। इसमें सब उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार चल रही है और योगी बाबा का लगातार ये दावा रहता है कि हमारे शासन काल के अंदर तमाम उपलब्धियां हुई हैं, जो प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बन चुका है, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, महिलाएं रात को जेवर पहनकर भी बाहर निकल सकती हैं। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी का शासनकाल अच्छा था या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का शासनकाल अच्छा था, क्या फर्क है? थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें। देखिए, ये बात तो यूपी की जनता बता देगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस वाले जो है वो किलर बन जा रहे हैं जी, वो लोगों को मरवा रहे हैं जी, कहीं एनकाउंटर हो जा रहे हैं। आज से पहले तो कभी किसी के एनकाउंटर नहीं हुए इस तरीके के जी। तो आप ये देखें कि ये जो इस तरीके की राजनीति है, ठीक है आज चल रही है आपकी, किसी समय में अतीक की भी चलती थी इसी तरीके की। समय बदलने में टाइम नहीं लगाता है तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए समय का कभी भी। माननीय बहन जी की सरकार आई, माननीय बहन जी ने एमएलए को अपने घर से बुलवा करके गिरफ्तार करवा के भेजा था जी। जब उनको पता चला कि ये स्ट्रिक्ट का मतलब स्ट्रिक्ट जी, वो आपकी पार्टी का आदमी है, आपका अपना कार्यकर्ता, आपके घर का आदमी है, कोई भी है, कानून कानून है सर जी। कानून से ही ये देश इतना बड़ा आप रन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की वजह से रन हो पा रहा है। अगर कानून व्यवस्था की आप रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस देश को चला पाएंगे। और ये तो कानून व्यवस्था का जो मजाक बना रहे हैं, आप सोचिए, चलिए आज चल रही है आपकी, समय बदलेगा, ऐसा तो कोई अजर अमर तो यहाँ कोई नहीं। मजबूत हाथों में देश है इस वक्त, कोई मजबूत हाथों में देश नहीं है इस वक्त। जो हो रहा है कानून व्यवस्था के अंदर, आप लोगों को बताया मैंने, साथ में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, पहली बार पुलिस जो है बोतल से ऐसे मार मार के गोलियां धाए धाए करके इनके कैदी भाग जा रहे हैं, जो इनकी तथाकथित जाति के ट्रिपल इंजन की सरकार है सर। युगों युगों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं सर, यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मिलते हैं तो उन्हीं का भाषण था ना कि अरे रुपया नहीं गिरता, मैं खुद सिस्टम में बैठा हूँ। ऐसा नहीं गिरता रुपया, इतना नहीं गिरता, जब 48 रुपए था रुपया $1 के अगेंस्ट में, आज $1 के अगेंस्ट में 90 रुपए पहुंच गया। पिछले आपने कितना गिरा दिया इस देश की इकोनॉमी को जी। आप बता नहीं रहे हो कितने लाख करोड़ का कर्जा किस किस को ऐसे फ्री में बांट रहे हो, हमारा पैसा है जो हमारे देश का। लेकिन मीडिया तो ये बता रहा है कि पैसा गिरने से मजबूत हो रहा है देश। मीडिया, हाँ मीडिया तो हर चीज को बताएगा। वो तो पोल्यूशन के फायदे गिनवा रहा था कुछ दिन पहले, मैंने टीवी पे देखा जी। इस दिल्ली के अंदर जो है दम घोटा हवा है, वो मीडिया के जो एंकर है, दलाल एंकर है, ये लोग बोल रहे हैं कि प्रदूषण, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही है, प्रदूषण के फायदे बता रहा है। बताइए आप, वो रुपया गिरने के फायदे बता रहा है इस समय। आप बताइए, हमारी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जो हुई है इस 90 रुपए पर आ गया। बताइए आप, हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे देश का, वो तो कौड़ियों के भाव खरीद सकती है दूसरी पार्टी, जो बाहर के लोग जो है जो आयात और निर्यात का कार्य करते हैं। तो आप सोचिए, तो हर चीज के फायदे गिना देते हैं और आम आदमी जो है टीवी को देख करके वो सोचता है सब चंगा सी। आप लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप काफी क्लाइंटीज भी हैं आपके, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आपके घर भी हैं कई सारे। तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या लगता है कि इस बार 2027 के अंदर बाबा को चुनने वाली है या इस वक्त बहन जी के साथ जाने? देखिए, इस बार 9 अक्टूबर को जो माननीय बहन जी ने ताकत दिखाई है, क्लीन स्वीप विजय हम लोगों की उसी दिन से हो गई है। आप जान रहे हैं कि माननीय बहन जी ने खुद दहाड़ करके बोला है कि इस बार पूरी ताकत लगा दूंगी। और माननीय बहन जी अगर ये कह रही हैं तो देखो, उनका लोहा तो भाई नरेंद्र मोदी जी, हर कोई जितने बड़े देश के सम्मानित नेता हैं सम्मान थे, तो हमें उसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। माननीय बहन जी की जो नीति है, जो सिद्धांत हैं, वो सैद्धांतिक राजनीति करती है। माननीय बहन जी जब चाहे तब कोई सी मिनिस्ट्री ले लें, 4 मिनिस्ट्री बोलेंगे वो 4 मिनिस्ट्री ले लें, जहां चाहे वहां कोलैबोरेशन में सरकार बना ले। माननीय बहन जी क्यों नहीं बना? सैद्धांतिक राजनीति करती है माननीय बहन जी। माननीय बहन जी को जैसे बाबा साहब ने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा था। हाँ, मिनिस्ट्री जाए जाए, राजनीति चले ना चले, व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आपको इस देश को इस स्तर पर लेकर के आना है कि इस देश में जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी गर्व से कह सके कि मैं भारतीय हूँ। आप वो सने से आते हैं और वो सब गाने चला करके लोगों को देशभक्ति का तो वो स्वभाव 26 जनवरी को और 15 अगस्त को दिखा देंगे। सच्चाई क्या है? वही आदमी बेचारा एम्बुलेंस में अपनी बिटिया की लाश लेकर के, उसको मिल नहीं रही है कि वो लाश कहाँ ले जाए, उसकी पत्नी की डेथ हो जा रही है तो वो बाइक पर बैठा करके दूसरे आदमी के साथ। तो ये शर्म आने की बात मेरे लिए तो है ही, आपके लिए है, हम हर एक भारतीय के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मसार होने की आवश्यकता है जो पार्टियां इस देश को रूल कर रही है। जो भी आदमी जो अपनी बेटी का, जो मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर उसकी बिटिया को ना तो ढंग से इलाज मिला, वो आन से दर्द के ऊपर उसको कुछ हुआ और पेट के अंदर कोई जो ऑर्गन है वो बस्ट हो गया और वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गई। आप सोचिए, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने उसको एम्बुलेंस तक नहीं दी, जबकि उसको 80-82 किलोमीटर दूर जाना था अपने गांव लेकर के, वो बाइक पर उस गुड़िया को लेकर के जा रहे हैं। तो
तो ये शर्म की बात, चलो हम लोगों के लिए तो है ही भाई, हम लोग तो इंडियन सिटीजन है, हमें तो शर्म आ ही रही है। और मैं उस बेटी के लिए हाथ जोड़कर कृतज्ञ भी हूँ कि मैं अगर मेरी बहन के लिए कुछ कर पाता, या हम सभी को होना चाहिए। बिल्कुल। मेन शर्म तो इस सरकार को आनी चाहिए। जो भी इस देश के अंदर, अगर तुम्हारे होते हुए इस देश के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो रोजगार से लेकर के परेशान हैं, उनको जो पर कैपिटा इनकम, आप कहने को तो भैया 1 लाख फलाना और ढिमकाना हमारी पर कैपिटा इनकम है, लेकिन वो बच्चा बेचारा 10-10 हजार रुपए में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियों में धक्के खा रहा है, मानसिक संतुलन उसका पूरा बिगड़ चुका है, वो कुछ अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया है। आपके बच्चे कैसे लंदन अमेरिका हार्वर्ड के अंदर जा रहे हैं, आपके बच्चे कैसे 50-50 लाख रुपए की शॉपिंग कर ले रहे हैं एक दिन में, आपके बच्चे कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम ले रहे हैं, आपके बच्चे कैसे तुरंत पैनल पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जज बन जाते हैं और तमाम कलेक्टर और फलाना और ढिमकाना बन जाते हैं भाई। तो आपको जो है ना देखना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल आवाज उठेगी, लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो है हम लोग अपने तरीके से चीजें कर रहे हैं, कैडराइज, हम यही सब बातें समझाते हैं कैडर के अंदर जाकर के। कुछ ऐसा थोड़ी है कि कैडर के अंदर हम लोग पाकिस्तान पे हमले की बात समझा रहे हैं कि चाइना को कैसे कैप्चर करना है समझा रहे हैं। आपने 9 तारीख की बात करी कि 9 अक्टूबर को बहन जी ने एक बड़ा सैलाब ला दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। लेकिन बहन जी ने इस पूरे 9 तारीख के अंदर 3 विशेष बातें कही है जो मुझे लगता है कि बहन जी ने कहा कि इस बार कमर कस लो। बिल्कुल। बहन जी ने बोला कि मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगी, और बहन जी ने एक अंतिम बात कह के लोगों से वादा भी लिया, क्या तुम लोग 5वीं बार अपनी बहन को मुख्यमंत्री बनवाएंगे? बिल्कुल बनवाएंगे। तो ये तीनों जो बहन जी ने स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट को किस नजर से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी को सपोर्ट करेगी पूरी ताकत से 2027 के लिए? मान्यवर, हमारे जो डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को 4.5 करोड़ वोट पड़ता है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा है, मेरा नहीं है। तो 4.5 करोड़ लोग माननीय बहन जी के आदेश पर वोट देते हैं। अगर मान लीजिए, और हम लोग बहुजन समाज कितना है इस देश के अंदर, सर्वजन हमारा जो पूरे देश के अंदर जो लोग हैं, अगर वो एक तरफा माननीय बहन जी के आह्वान पर इस बार वोट करेंगे, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो थोड़ा बहुत समाज भटका था इधर उधर, वो भी नहीं भटकेगा इस बार तो जी। क्योंकि सबको पता है भाई कौन अपना है कौन पराया है ना। आपका जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन था, फाड़ने वाले कौन थे? अखिलेश भैया ही तो थे। कोई मैंने तो फाड़ा नहीं था संसद के अंदर, आपने तो फाड़ा नहीं था, या बीजेपी का तो कोई आदमी था नहीं। तो अब भाई वो बताओ, जब बोला जाएगा तो नहीं बोला जाएगा ना, बिल्कुल, या नहीं बोला जाएगा? आप बताएं, बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है, फलाना टीम है। अरे भाई बीजेपी की बी टीम तो ये है समाजवादी वाले। ये लोग आज तक, इन पे अथाह पैसा है, अरबों खरबों की संपत्ति है इन पे, एक ही परिवार में सब सारे बिजनेसमैन हैं, सब बड़े बड़े उसमें हैं, धन्ना सेठ है एकदम बड़े बड़े। इन पे तो भाई कोई नहीं सीबीआई बैठ रही है, ना इन पे कुछ भी बैठ रही है। और हम लोग अपने 10-10 रुपए, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए मानने बहन जी को भिजवाते हैं। हमारे अंदर दम है ना। 4.5 करोड़ आदमी अगर 100-100 रुपए भी देगा तो कितना हो गया आप बताएं? बिल्कुल। तो माननीय बहन जी तो हमारे को बोल देगी तुम्हारे को घर मकान बेच करके मेरे को देना पार्टी के अंदर, हम तो वो भी करने को तैयार है। और मैं क्या, मेरे जैसे लाखों जो कार्यकर्ता है हमारी पार्टी के, वो कर देंगे तुरंत। मान्य बहन जी कहती है, लेकिन कभी नहीं कहती। मान्य बहन जी कहती है तुम 10 रुपए लेकर के आओ, लेकिन घर जाओ दूसरे के, समाज को जोड़ के रखो अपने से। बताइए क्या गलत कहती हैं? मुझे ये बता दीजिए, इस देश का, इस दुनिया का, देश का तो छोड़ो, दुनिया का कौन सा उद्योगपति है जिसे माननीय बहन जी अगर ये फरमान भिजवाए कि भाई मेरे को 10,000 करोड़ रुपया चाहिए, और वो ना दे दे माननीय बहन जी को? बताओ आप। बिल्कुल देगा। क्या ये अडानी नहीं भिजवाएगा? क्या ये अंबानी नहीं भिजवाएगा? ये लोग अगर माननीय बहन जी कह दे, चाहे कोई भी धन्ना सेठ हो इस देश का, कोई पीछे नहीं हटेगा माननीय बहन जी को सपोर्ट करने से। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब आप सहारा लेते हैं किसी का, तो वो इशारा भी देता है आपको। माननीय बहन जी का सीधा सिद्धांत ये है कि देखो, अगर हम इनसे पैसा लेंगे तो कल को हम तुम्हारे फेवर में काम नहीं कर पाएंगे। बॉन्ड के पैसे भी नहीं मिले थे बहन जी के अकाउंट में, भाई जीरो पैसा। आप ये देखिए, अब बदनाम करने को कुछ भी करते रहे। अब जनता तो देखो भोली होती है, जनता तो मीडिया चैनल्स पे बैठ करके वो जो इधर से भय करते हैं, उधर से भय करते हैं, और फिर वो एंकर जो है, हाय हिंदू खतरे में आ गया, 80% हिंदू है देश में, 80% हिंदू खतरे में आ गया। बताइए 20% मुस्लिम है, उनसे दिक्कत है। आप बताइए। तो जब देश का राष्ट्रीय मीडिया ही इस तरीके की बरगलाने वाली बातें करेगा, तो आप आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनके तो डिस्कशन जो शिक्षा, रोजगार, फॉरेन नीति, जो विदेश नीति होनी चाहिए थी, चाइना इतना ग्रो कर रहा है, कैसे कर रहा है, श्रीलंका इतना अच्छा ग्रो कैसे कर गया, इन सब डिस्कशन को छोड़ के वो ये कर रहे हैं, अरे फलाना एरिया में तो मुसलमान बहुत हो गए, अरे ढिमकाना एरिया के अंदर तो हिंदू को मार दिया। अरे जब तुम हिंदू होकर के हिंदू को मारते हो, जब क्या नाम है दलित को हत्या कर दी जाती है लिंचिंग के नाम पर, जब किसी दलित को घोड़ी पे से उतार दिया जाता है, किसी शेड्यूल ट्राइब की बेटी के साथ किसी जघन्य अपराध को कर दिया जाता है, तो तब नहीं आपके मुंह में जबान होती है किसी भी तरीके की?
तो आप देखिए जो राजनीति अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल दो तो बोलेंगे अरे यार ये तो भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। भाई भड़काने वाली बात क्या है, सच तो यही है, हम तो सच बता रहे हैं। अब आप भड़को तो आपकी गलती है, आप इतने हल्के आदमी हो इसलिए आप भड़क जा रहे हो। क्या कहना चाहेंगे, युवा नेता हैं चंद्रशेखर रावण, तमाम मीडिया उनको भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकल्प बताती है या बसपा का विकल्प बताने का काम करती है, और तमाम युवा नेता भी जो युवा चेहरे हैं वो भी कहते हैं कि चंद्रशेखर के साथ जाने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि युवा चेहरा इस वक्त चंद्रशेखर के साथ जाएंगे या बहन जी के साथ आएंगे? देखिए अभी दिल्ली के अंदर ही बहुत बड़ी टीम थी इनकी, तो वो तोड़ करके क्या नाम है अपने आप ही उन्होंने बोला कि हम लोगों को इनका कार्य करने का तरीका पसंद नहीं है, तो वो बीएसपी के अंदर आई हैं। पूरे देश भर से जो इनके नेता हैं वो बीएसपी के अंदर आ रहे हैं। मैं इन पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि रीजन ये है कि हम लोग क्यों फालतू का बढ़ावा दे। जब परिवार के अंदर तुम ज्यादा बड़े नेता हो गए हो, जब माननीय बहन जी वहां पर खड़ी है तो या तुम्हें सब वो चाहिए, तुम माननीय बहन जी के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाओ, बात खत्म हुई। और जब तुम पहले से ही प्लांटेड आदमी हो संघ के, ये बीजेपी वालों के, तो भाई आपको क्यों कोई वो बरगलाएगा। और दूसरी बात कि आप जिस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, समाज के जो कुछ भाई हैं वो बहुत इमोशनल होकर के इनके साथ चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा दिया, मारपीट करवा दी है, वो तो इन सबसे चीजों से। चंद्रशेखर की राजनीति को किस नजर से आप देखते हैं कि जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो वो युवाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है? देखिए एफआईआर तो दर्ज होंगी किसी आदमी को जो सस्ती, लेकिन उसके बाद पहचानने से इनकार कर देते हैं हमारे आदमी नहीं है, जबकि सतीश यादव और पिंटू जो है बिहार से, उनके लोगों के ऊपर जब एफआईआर हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, बच्चा हूं, मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। तो वो बीएसपी के नेता ऐसा कहते हैं और चंद्रशेखर रावण पहचानने से इनकार कर देते हैं। देखिए चंद्रशेखर रावण जो है वो बहुत अपरिपक्व है राजनीति के मामले में। दूसरी बात, हर तरीके से अपरिपक्व है। मैं ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि माननीय बहन जी ने भी ये बात हमेशा बोली है कि भाई हम किसी पर्सनल कमेंट नहीं करते हैं और ना हम लोग ऐसे किसी की पर्सनल लाइफ पे, वो हर चीज में अपरिपक्व है जी। और ये बहुजन आंदोलन जो है ना, ये बहुत क्या है ये बहुजन आंदोलन, वो समझ में नहीं आता है। हर आदमी बहुजन आंदोलन यही मैंने जो बताया, क्योंकि आपके परिवार के अंदर से भी कई पीढ़ियां इसके अंदर बहुजन मिशन मूवमेंट में लगी हुई है। मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, फादर साहब को भी आपको देखा है, माता जी को भी देखा है, बहुत छोटे छोटे पोस्टर बांटने का काम भी करा उन्होंने, तो बड़े जीरो स्तर से बसपा को उन्होंने उच्च तक लेकर आए हैं। देखिए क्या है ये मिशन? बहुजन मिशन मूवमेंट ये है कि हमें जो है ना राष्ट्र को बहुत अव्वल नंबर पर लेकर के आना है। तो राष्ट्र को, जब राष्ट्र के अगर 140 करोड़ बेटे बेटियां हैं या ट्रांसजेंडर बेटे या बेटियां हैं या कोई भी इस देश के अंदर जिसने जन्म लिया है, तो उस राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो हर किसी को सुरक्षा और हेल्थ और स्कूल, ये तो बेसिक नीड है, और खाना अच्छा प्रोवाइड करवाए। तो ये जो हमारे देश के अंदर हजारों सालों से हो नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ जो अमीरी और गरीबी की खाई है वो ये इतनी तो कम बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा है जी। तो कोई तो वहां बैठा है बिल्कुल एकदम, और किसी के पास शाम की रोटी का भी बंदोबस्त नहीं है। तो ये जो हमारा मिशन है ये हमें सिखाता है कि हमें समाज के अंदर समता, समानता, भाईचारा, और जो लोग जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है उनको मुख्य धारा में लाने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था, यही तो मिशन था कि उन्होंने जो रिजर्वेशन देकर के इस देश के अंदर वो गरीब जिन्होंने कभी ढंग से पेट भर खाना भी नहीं खाया था उनको मुख्य धारा में लेकर के आए। मुख्य धारा में लेकर के आए तो उनके बच्चे जो है नौकरियों पे लगे। नौकरियों पे लगने के बाद कुछ जो लाल थे समाज के, उन्होंने काम करा औरों के लिए, और जो दलाल थे वो टीवी और बीबी के चक्कर में घर पे बैठ गए, अपने आप को बाबू समझने लग गए, अपने आप को अफसर समझने लग गए बहुत बड़ा बड़ा। मैं बहुतों को ऐसा जानता हूं, मैं एंटरटेन नहीं करता हूं इस तरीके के, बहुत आईएएस आईपीएस और फलाना ढिमकाना है, हम लोग डायरेक्टली इन लोगों को एंटरटेन भी नहीं करते, क्योंकि जो तुम लोग ये अब ये काबिल हो गए हैं। सही बताऊं मैं आपको, तब 1947 से पहले कोई काबिल नहीं हुआ करता था, एक नहीं कहीं किसी नौकरी में दिखता था। बाबा ने आरक्षण दिलवाया तो ये लोग जो हैं आज सारे लैंडलॉर्ड हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े तूफान हो गए हैं। आज ये आम आदमी से, मतलब जो दबे कुचले लोग हैं उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। उनको टाइम देना भी इन लोगों को बड़ा अपनी मतलब तौहीन लग जाती है। कल तक ये यही अगर बाबा ना होते, यही आज भी मजदूरी कर रहे होते दूसरों के खेतों के अंदर और मार खा रहे होते अलग से, और जो अत्याचार होते हैं वो तो किसी से छुपा ही नहीं, है ना। तो इन नवाबों को, जो ये सो कोल्ड नवाब हैं इस तरीके के, अब जो लाल हैं वो तो चाहे क्लर्क हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, तो लाल तो करेगा।
वो तो करेगा, क्योंकि भाई वो जिस समाज से आया है और जहां से निकल के आया है वो उन लोगों के लिए नहीं करेगा तो वो कहाँ जाएगा? क्या आपके पैसे की किसी ब्राह्मण भाई को या किसी बनिया भाई को जरूरत है? या आपके योगदान की किसी जो फैक्ट्री लेकर के बैठा है आदमी उसको जरूरत है? अरे आपको जरूरत है तो झुग्गी में आपका एक भाई बैठा है या आपकी एक बहन बैठी है ना? जो दूर सुदूर गाँव के अंदर लोग बैठे हैं हमारी जरूरत तो उनको है ना जी। तो हम लोग अगर उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि धिक्कार है हमारे ऊपर, दलाल है आप लोग, है ना? आप जिस तरीके की ये जो इन लोग, अभी मैंने बहुत एक से एक घमंडी लोगों के बारे में सुना है ना? एक से एक बड़े बड़े अफसर भाई, ऑडी मर्सिडीज में चलने वाले अफसर और ये और वो फलाना, इनका जी ये बला बंगला है नोएडा में, वहां दिल्ली में लुटियंस जोन में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इन्होंने करा क्या है आज तक? मुझे बताओ, गिनवाओ कि इन्होंने समाज के लोगों के लिए करा क्या है। अगर नहीं करा है तो एक 2 कौड़ी का आदमी है, मैं इस आदमी का नाम तक नहीं सुनना चाहता। अब आप तो ले लिया है, अब इसके बाद मत लेना दोबारा से। तो ये जो दलाल किस्म के लोग हैं इनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, ये सब कुकुर मुत्ते हैं आरक्षण के जी। आप इस बात को जरूर दिखाना, आरक्षण के जो कुकुर मुत्ते हैं ना वो ये दलाल लोग हैं। और मेरे एक पूरी क्लिप दिखाना जरूर जी, 2-4 को भी कम से कम अकल आएगी तो कुछ तो वो करेगा, क्योंकि मुझे पता है ना सो कॉल्ड स्टैंडर्ड और क्लासी लोगों के बारे में। ये जो एस्थेटिक प्रिंट्स और वॉलपेपर के घर में भी चले जाओगे तो मतलब वर्साचे की और वो सब मतलब बवाल पूरा काट के रखेंगे एकदम। हम बहुत तूफान है। हाँ। सामाजिक जिम्मेदारी, बाबा की बात इनको समझ में नहीं आएगी। हाँ। इनको साहब कांशीराम की बात समझ में नहीं आएगी। अकल देंगे तो माननीय बहन जी को देंगे, सीधी अकल। ये ठीक बात है, मतलब छोटी मोटी तो अकल भी नहीं देते। ठीक बात है। ये माननीय बहन जी को बताएंगे कि उन्हें क्या करना है, उनको क्या, तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर आकर के या कहीं पर काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा के इधर उधर से तुम्हारे को लग रहा है कि वो लेडी जो 23 लाख नौकरी लगवा के बैठी है समाज के लोग की, जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को उनका हक दिलवाया, लाखों बच्चों को आगे के लिए तैयार कर दिया, तुम उनके साथ कंपैरिजन करोगे? पहले कुछ करके तो दिखाओ, है ना? और वहीं वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो सरकारी अफसर हैं, जिन्होंने जो हैं हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं, गांव देहातों में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया दे करके उन बच्चों को किताबें खरीदवाने का काम कर रहे हैं, मजबूत करने का काम। तो हमारा ना छाती ना गर्व से चौड़ी होती है। बिल्कुल। भले आप लोग राजनीति कुछ नहीं है, हम लोग राजनीतिक पार्टी कहते भी नहीं है बसपा तो एक मिशन है। राजनीतिक पार्टी होती तो हम उड़ा देते सबको राजनीति करने में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं राजनीति, क्योंकि हमसे वो ओछी राजनीति होती नहीं है। हमारे साथ परेशानी है, हम सांप्रदायिक बातें नहीं कर सकते, हम किसी धर्म को गाली नहीं दे सकते, हम किसी जाति को गाली नहीं दे सकते, हम किसी का नाश नहीं कर सकते, सर्वनाश नहीं कर सकते, हम बिल्डोजर से किसी का घर नहीं तोड़वा सकते, है ना? ओछी राजनीति करनी हो तो मैं 4 गाली देकर के पूरे देश के अंदर वायरल हो जाऊं, मुझे पता है कि क्या बोलना होगा, है ना? वायरल होने के लिए। और मेरे साथ कौन वायरल होता भी होगा इस देश में, आप जानते हैं बखूबी। मेरे कितने वीडियोस पे 2-2, 3-3 करोड़ व्यूज है ना? तो ये सब चीजें, लेकिन हम लोगों से ना सैद्धांतिक राजनीति, माननीय बहन जी यही कहती है, प्रोटोकॉल में रह करके आप सैद्धांतिक राजनीति करो, अच्छी राजनीति करो, देश को, देश के लोगों को, सर्व समाज की बात करके आगे बढ़ाने का कार्य करो, ना कि डिमोलिशन का काम करो। हम करुणामयी लोग हैं, बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, करुणा की बात करो। 2027 में बसपा को आप कहां देखते हैं? फुल बहुमत में देखते हैं जी, 250+ है सीट्स। और याद रखना 7 नंबर हम लोगों के लक्की है 2007 और 2027 लक्की है। हाँ। आप गारंटी ले लीजिएगा इस बार फुल बहुमत से बसपा। हाँ। दावा ठोक रही है। हाँ। और हम फुल बहुमत की सरकार चलाएंगे और फिर बताएंगे दोबारा से किसे कहते हैं। अगर सरकार आती है तो क्या बदलाव होने वाले हैं? प्रथम सरकार आती है, मुद्दों पे पहले बात होगी। सबसे पहले देखिए, सरकार आती है तो सबसे पहला तो ये होगा कि भाई बहुत बड़े स्तर पे बैकलॉग भरा जाएगा। तो जो किसान मजदूर का बच्चा है उसको एक सम्मान मिलेगा, जो आज वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है नोएडा में, अपना परिवार छोड़ करके यहाँ पर नौकरी कर रहा है, बताइए। और वो नोएडा भी माननीय बहन जी का ही बसाया हुआ है, और किसका बसाया बताया? वहां के किसान क्या ऑडी मर्सिडीज में नहीं घूम रहे हैं आज? वहां की जमीनें आज सोना नहीं उगल रही है क्या? लखनऊ की जमीनें सोना नहीं उगल रही है? जी बिल्कुल है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय बहन जी ने किया है ना सब काम आम जनमानस के फेवर में, तो बहुत बेहतर और बहुत ही ज्यादा बेहतर। और अब की बार तो कम से कम 10 नोएडा के बराबर की जो कम्युनिटीज हैं वो बसाई जाएंगी। जैसा नोएडा के अंदर बसा है ऐसे ही पूरे बड़े स्तर पर कानून द्वारा कानून का शासन लागू किया जाएगा। किसी कास्ट, किसी जाति, किसी बिरादरी के साथ कोई कुछ गलत ना होने दिया गया, ना होने दिया जाएगा। सबको सुरक्षा का जो महत्व है वो सबको पता है। सब यहाँ कोई सांप्रदायिकता नहीं चाहता है, यहाँ कोई बिरादरी
ये सब ना देखो, ये ओछी बातें हैं कि ये ऊंची जाति फलाना जाति, लोग जो है बहुत मैच्योर हो चुके हैं, वो समय कुछ और था। अब लोग जानते हैं सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना चाहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज इतने बड़े लेवल पर हो रही है आज के डेट में देश के अंदर, कौन सुन रहा है किसी की? वो बात ठीक है, जो कुकुर मुत्ते होते हैं वो तो रहेंगे, आज 2000 साल बाद भी रहेंगे, 2000 साल पहले भी थे, 50 साल आज भी हैं। तो उस लोगों को मानसिक रूप से समझाया जाएगा सही तरीके से, उनके खिलाफ कानून भी है, बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्स भी हैं, तो उनको भी देखा जाएगा। लेकिन ये है कि बेहतर तरीका ये होगा कि हम लोग जो है 2027 में जैसे हमारी सरकार बनेगी तो आप देखिएगा फिर से ट्रैक पर आएगा सब कुछ, और बहुत मजबूती से हमारे बिहार के अंदर जो चुनाव हुए उसमें बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली। हाँ। किसी भी पार्टी, किसी संगठन, किसी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बसपा के एक नेता की क्यों बात हो रही है? ऐसा क्या हुआ? ऐसा देखिए बिहार के अंदर देखिए बिल्कुल बिना कहीं दिखे और जिस तरीके से एकदम से धप्पा किया है जो ये पार्टीज हैं, तो सबको पता है। और फिर 9 अक्टूबर हो गया तो इनको सबको दिख रहा है कि अरे भाई कुछ तो चल रहा है अंदर, है ना। तो जैसे बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सर्वे बता रहे थे 10 सीट आ जाएगी बस जी। सीट कितनी आई? 200 से भी ज्यादा, फुल बहुमत की सरकार। तो अभी देखिएगा आप, इस बार बहुत अच्छे से धप्पा होगा, सब देखिएगा, सब स्ट्रेटेजिकली चल रहा है और बहुत मजबूती से चल रहा है। बहन जी कभी इतनी एक्टिव नजर नहीं आई है, लेकिन इस वक्त जो है 4-4, 5-5 मीटिंग एक महीने के अंदर, छोटी मीटिंग हुई तो गिनती ही नहीं है। देखिए आदेश बहन जी के बहुत चल रहे हैं, लगातार रात को 3-3 बजे भी मीटिंग्स हो रही है, क्या है ये बता? देखिए माननीय बहन जी देखो एक्टिव तो रहती हैं, इस बार माननीय बहन जी जो है ज्यादा एक्टिव है पहले से। माननीय बहन जी ने खुद भी ऐलान किया था कि भाई इस बार तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सरकार चाहिए अपनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए और फुल बहुमत की सरकार चाहिए, हमें लंगड़ी सरकार नहीं चाहिए। फिर बताएंगे हम लोग कि कैसे लोगों की तरक्की की जाती है। हमें किसी का मकान नहीं तोड़ना है, वो तोड़ने के लिए तो ये लोग बहुत हैं जो सरकार चल रही है मौजूदा। तो ये सब चीजें हैं, होगा पूरे देशव्यापी ही नहीं पूरे विश्व में। उनको युवा दिलों की धड़कन है, वो हमारी तो धड़कन है। मेरे सामने तो आ जाते हैं तो मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, इतना प्राउड फील करता हूँ। मतलब वो व्यक्तित्व ही बहुत निखार व्यक्तित्व है, माननीय बहन जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। कई लोग उनको ऐसे भी बोलते हैं कि बाबा साहब का रूप नजर आता है, बुद्ध की तरह सरल भी हैं, क्या है? बहुत 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 सौम्य, बहुत मतलब ये मान लो कि जिस कद के वो है आज की डेट में, मतलब पार्टी के अंदर अगर पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता भी चला जाएगा तो उससे इतनी सौम्यता से बात करेंगे और मतलब उससे सीखने का प्रयास करेंगे चीजों को। तो मतलब आप ये देखें कि एक जो बड़ा नेता होता है, तो ये वो कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो हमारे को दिख रहा है कि हमारा जो मिशन है वो बहुत सेफ हाथों में है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि चांदी का चम्मच लेके आए हैं, मिशन मूवमेंट जानते नहीं है, विदेशों से पढ़ाई करते हैं, तो क्या मिशन नहीं जानते हैं। गलत है। माननीय बहन जी ने कम से कम 1 लाख बच्चे विदेश भेजे हैं हमारे जी, कम से कम 1 लाख बच्चे जो सर्व समाज के हैं, जो गरीब ब्राह्मण है, जो गरीब ठाकुर है, जो गरीब दलित है, जो गरीब आदिवासी हैं, सब भेजे बहन जी ने तो विदेशों से तो पढ़वाना अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश की सरकारें बहुत ज्यादा मतलब वो नाकाबिल है कि वो वहां की एजुकेशन यहाँ लाई नहीं सकती है। तो माननीय बहन जी ने तो इतनी 600 एकड़ में यूनिवर्सिटी बना के दी है देश के अंदर। आप सोचिए उसमें कितना बढ़िया वहां पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें नोएडा के अंदर जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ बनाओ ना, यहाँ का तो बनाना आपके बस की है नहीं। अगर माननीय बहन जी ने अपॉर्चुनिटी देकर के बाहर भी भेजा है कि जाओ टेक्नोलॉजी सीख के आओ, तो क्या गलत किया बताइए आप एक बार। और उसमें तो सर्व समाज का बच्चा गया है, तो सिर्फ आकाश भैया को क्यों बोला जाएगा भाई? और चांदी की चम्मच लेकर के मुंह पैदा होने का क्या मतलब हो गया? एक बात बताइए, अगर मान लीजिए माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, उनके जो भाई हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो क्या बिजनेसमैन आदमी अपना बिजनेस नहीं करेगा? आप बताइए। और अगर वो बिजनेस करके थोड़ा बहुत पैसा कमा ले रहा है, तो क्या उन्हीं का पैसा दिखेगा? इस देश के अंदर तो एक से एक रईस है, 5-5 हजार करोड़ रुपए लोग अपनी लड़कियों की शादी में खर्च कर दे रहे हैं, लड़कों की शादी में खर्च कर दे रहे हैं। उनके लिए तो कोई नहीं बोलेगा। आकाश आनंद भाई साहब के लिए बोला जाएगा सब कुछ, माननीय बहन जी के लिए बोला जाएगा सब कुछ, है ना। तो ये तो ओछी मानसिकता शो करता है, इस तरीके की बातों पे बरगलाना नहीं चाहिए और समाज को उल्टा और ये कहना चाहिए हाँ है। अगर बताओ माननीय बहन जी बोलेंगी कि भैया उनको जो है वो क्या नाम है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति चलता है ना वो जहाज F1 मेरे ख्याल से वो एयरफोर्स 1, माननीय बहन जी कहेंगे भाई मेरे, हम लोगों से कहेंगे कि भाई मुझे वो चाहिए, तो माननीय बहन जी एक बार कहें, हम कुछ भी करके वो लेकर के ला करके माननीय बहन जी को उतना पैसा करके ला करके देंगे, बात खत्म। मतलब देश की जनता इतना प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। माननीय बहन जी ने स्वाभिमान सिखाया है हमारे को, हमें बताया है रुतबा क्या होता है, हमें बताया है कि कैसे शासन होता है, अनुशासन बताया हम लोगों को, डिसिप्लिन में रहना बताया हम लोगों को। आप माननीय बहन जी का शासन निकाल दो, मान्यवर साहब कांशीराम को
पीछे 80 में जो उनका संघर्ष है दोनों का हटा दो, जो अब आप आज से ये देखो कि पीछे क्या है। फिर आप जो लोग मूंछों पे दांव मारा करते थे, मूछे में नीचे हो जाए, मुझे सब गोली लगती थी दूर से, पता भी नहीं चलता था कहां से गोली आई। बंदा ले खत्म सब कुछ। तो इतने हवाबाजी जितने नेता है ना, मुझे इनका सबका पता है ना। माननीय बहन जी ने उस दौर में कार्य करा है कि जब मतलब आप सोचिए पुरुष नहीं बाहर निकल पाता था, आपकी बेटी मतलब हमारे जो देश की बेटी है वो निकल करके और हमारे भाइयों को बहनों को जा करके जगाने का कार्य करती थी, है ना। तो मैं तो बहुत सीनियर पदाधिकारियों से मिलता हूँ, तो मुझे बताते रहते हैं कि भाई ऐसा था। एक बार की बात बताता हूँ मैं, हमारे माननीय बहन जी ने सन 80 में गई उस गांव के अंदर मीटिंग की, वो दबंगों का गांव था पूर्वांचल का। माननीय बहन जी वहां से छुप करके गई और छुप करके निकल आई। पता नहीं था किसी को कि यहाँ मीटिंग हुई है। साहब कांशीराम और माननीय बहन जी निकलने के बाद गांव के लोगों को पता चला, तो वहां के दबंगों ने यहाँ घरों में आग लगा दी। कम से कम उसमें 10-12 लोग हमारे ना जिंदा जला दिया। आप मतलब माननीय बहन जी को बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। कहते हैं अरे बहन जी ये नहीं करती वो नहीं करती, अरे माननीय बहन जी करने को उनको क्या दिक्कत हो रही है, वो तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से नहीं करती। ठीक बात है। मैं 10 साल पहले गया बसपा कार्यालय में, मैंने बोला सीपी सिंह साहब थे, मैंने कहा सर मुझे काम करना है। कह रहे हैं क्या कर रहा है तू? मैंने कहा सर यूपीएससी की तैयारी। तो जा के पहले पढ़ाई कर। अच्छा ऐसा बोला। माननीय बहन जी का सीधा आदेश है भाई, किसी भी बच्चे को फालतू में टाइम नहीं खराब करवाना है हमारा। हम बढ़िया कर रहे हैं, हमें पता है। अच्छा पहले जाओ, जाके करो, काम करो, फिर उसके बाद आना। जब यहाँ मूवमेंट में पहले अपना करियर तो बनाओ, करियर बनाइए, करियर तो बनाओ। जब आप करियर बन जाएगा हम तुम्हें खुद बुला लेंगे जी। तो आप सोचिए कौन सी पार्टी ऐसे सोचती है? बिल्कुल कोई भी नहीं सोचती। हमारी माननीय बहन जी मतलब वो ऐसे मतलब माँ का आंचल होता है ना, उस तरीके से पूरे बसपा को प्रोटेक्ट करके चलती है। आप देखिए कोई कुछ भी भोगता रहे, हमारे को फर्क नहीं पड़ता है उससे। हमें पता है कि क्या है हमारा कैडर। हम लोग बहुत खुश लोग हैं, हम ऐसे किसी को गाली गलौज भी नहीं देते हैं, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना। हमें बस अपना मूवमेंट से मतलब है, मिशन से मतलब है। माननीय बहन जी के जो आदेश आते हैं बहुत सोच समझ के आते हैं, हमें बस उन पे काम करना है। और अपने लोगों को जो बरगला गए हैं, इन लोगों के समाजवादी पार्टी बताइए आप, वो फाड़ रहा है क्या नाम है वो रिजर्वेशन का, इस तरीके से भरे विधानसभा में खड़े होकर के प्रमोशन में और जाकर के भैया भैया कर रहे हैं। बताइए हम माननीय अखिलेश जी का सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आपके बस की राजनीति करना नहीं है। ये तो हमारी वजह से आपकी सीटें निकल आती हैं जो भी निकल आती हैं, इसमें इतना चहकने की आवश्यकता नहीं है और कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं। भैया जी को इस बार कितनी सीटें देने वाले? कुछ नहीं सीटें आ रही हैं इस बार, वो गलती से आ गई थी इस बार। थोड़ा सा वोट कटा तो 100 200 1000 2-2000 वोट से जीत गए, नहीं तो कुछ नहीं है। हाँ इस बार मैं बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं। आप सर्वे देखिएगा, मैंने बहुत नजदीक से देखा है सब कुछ। ये जो उछल रहे हैं ना सब, ये कुछ नहीं है, हवा का झोंका है, बुलबुला है, ऐसे फूटेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ, जैसे गधे के सिर में सींग गायब हो जाते हैं ना, उस तरीके से हो जाएगा सब। कुछ नहीं है, बहुत आप देखिएगा राजनीति किस मुकाम पर जाएगी। हमारी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहन जी नजर आ रही है इस वक्त, पूरे भारत के अंदर माननीय बहन जी। दिल्ली के अंदर हम लोगों की सबकी खटिया खड़ी कर रखी है, तो वो होना भी चाहिए भाई। हमारी माननीय बहन जी का जो भी आदेश होगा, हम लोग रात दिन यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के बताया जाता है बहन जी के बारे में कि 3-3 बजे फोन कर देती हैं माननीय बहन जी को, कभी भी कर देती हैं तुरंत। माननीय बहन जी का देखो, मेरे को तो देखो आज तक मैं तो माननीय बहन जी से बस एक बार मिला हूँ फिजिकली भी। एक नेता थी, उनकी वजह से मिल भी लिया, नहीं तो कोई मिलने का नंबर देता भी नहीं है माननीय बहन जी से, तो ऐसे है ना। तो वो बताएं जरा, जो बहन जी से मिलने का अनुभव रहा, आपके मन में क्या था, दिल में क्या था, देख करके किस तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज थी? देखो माननीय बहन जी को पहली बार देखा हुआ था, ऐसा देखता रह गया, है माननीय बहन जी। मैंने कहा अच्छा। और माननीय बहन जी ऐसे बैठी हुई थी, माननीय स्टाइल तो माननीय बहन जी का ही ऐसे बैठती है स्टाइल में ऐसे। अच्छा हम 8-10 लोग थे। माननीय बहन जी, मैं तो भाई ऐसे कपकपाने लगा उनके सामने खड़ा हो गया, ऐसे मतलब मैं तो ऐसे गौरवान्वित सा हो गया। और अब भाई कोई बोलने ना थे माननीय बहन जी के सामने, भाई तुम क्या ही बोलोगे उनके सामने, जब इतना सीनियर नेता तुम्हारे साथ गए वहां पर, तो तुम क्या ही बोल पाओगे। अब बातें हुई, अब बातें क्या हुई, माननीय बहन जी ने बड़ा स्माइलिंग फेस है उनका, बड़े प्यार से बोलती है, दूर से पहचान जाते हैं, दूर बहुत ऐसे बोलती है, बहुत मतलब सौम्यता से बोलती है जब बोलती है तो, है ना। डांटती है तो बड़े खतरनाक तरीके से डांटती है। तो बोली अच्छा, तो फिर बात तो मेरे को मतलब ऐसी बात हुई कुछ 2-4 मिनट की, तो वो लोग ही बात कर रहे थे जो सीनियर लीडर थे हमारी पार्टी के। अब मैं इधर साइड चुपचाप बैठा हुआ था।
अब मैंने कहा मैं तो बोल ही नहीं पाया बहन जी के सामने कुछ भी। तो फिर मेरा 1 सेकंड का मौका आ गया बोलने का, तो मैं ऐसे खड़ा होकर के मैंने कहा मान्य बहन जी जो भी आपने हम लोगों के लिए कराया ना, मतलब हम लोग तो कुछ भी करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मान्य बहन जी बोली अरे भाई बड़े पापड़ बेले हैं मैंने, बहन जी का ये था। मान्य बहन जी बोली मतलब मैं बड़ा इमोशनल सा होकर के अपने आप ही निकल रही थी वो बात ना, ऐसा नहीं है कि है ना। तो मैंने बोला मान्य बहन जी मतलब हम लोग अपनी खाल की ना जूती भी बना करके आपको पहनाए ना तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि हम आपका एहसान उतार पाएंगे जो लीडरशिप में आपने इस समाज को रखा है या लेकर के आप आगे आई हैं। तो मान्य बहन जी बोली अरे बड़े पापड़ बेले हैं मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो वही सब हंस पड़े। तो फिर बोले मान्य बहन, फिर हम लोग बस पैर छू करके और फिर बस निकल गए। तो इतना सा भेंट हुआ था मान्य बहन जी से मेरा। तो बस यही है मान्य। अच्छा, जब आप बहन जी से मिलने जा रहे होंगे तो गाड़ी में रास्ते में बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे कि बहन जी से मुलाकात होगी तो ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा। देखिए मान्यवर हम तो भाई बचपन से देखो मैंने साहब कांशीराम को देखा था मेरे सामने, मैं साहब बहुत छोटा सा था उस समय, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है मिशन मूवमेंट। तो साहब कांशीराम आए थे, जयपाल सिंह भारती अंकल हैं, आप भी जानते हैं उनको। तो वो उनके घर पे आए थे साहब, तो हम लोग भी जाते थे। अब भारती अंकल के यहाँ पर गए तो हम लोगों ने देखा साहब बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे ही, अब मैं खेल रहा था ऐसे इधर उधर, तो अब मुझे क्या पता कि कौन महापुरुष सामने बैठे हैं। मेरे बच्चा था, मैं मुश्किल से 5, 6, 7 साल का होऊंगा, 8 साल का होऊंगा उससे। तो ऐसा सा था। तो फिर साहब को तो मैंने फिर उसके बाद उनके परिनिर्वाण पर देखा था, क्या नाम है ये निगम बोध घाट के अंदर। तो फिर मान्य बहन जी को मेरे को देखने का मौका मिल गया था। अभी 2022 के चुनाव में ही मेरे ख्याल से मिले थे हम लोग बहन जी, हाँ 22 में मिले थे। तो फिर बस ठीक है, अब उसमें हम करेंगे भी क्या मिल गया, मतलब अगर मान्य बहन जी का आदेश आएगा तो हम लोग कर रहे हैं काम, तो मान्य बहन जी हमारे को बोल रही है, ऊपर से बात खत्म हुई। तो अच्छा, देश के जितने भी जिस तरीके से अगर हम लोग बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी का आम वर्कर कभी भी मोदी जी से मिलने की इच्छा नहीं रखता है। लेकिन सी बात है, रखनी भी नहीं चाहिए। करोगे क्या आप मिलकर के मोदी जी से भी? भाई जो भी आपके नेता हैं आप उनसे क्या ही करोगे मिलकर के? बीएसपी के वर्कर में ये बड़ी परेशानी है, बीएसपी का वर्कर चाहता है कि बहन जी उनसे एडवाइस लेके जाएं, बहन जी उनको बताए हुए निर्देशों पे काम करें, बहन जी सही से काम नहीं करती। ये सारे बहुत सारे सवाल रहते हैं। ये सब ना वो जो हल्के लोग हैं ना वही बातें करते हैं इस तरीके की। अब ये जो सोकोडी इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, ये कभी इस पार्टी में जा, कभी उस पार्टी में जा, कभी उस पार्टी में जा, इनसे पूछ लो कि उस वाली पार्टी में आपको वहां दरी बिछाने का कार्य मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप खड़े भी हो सको उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। अभी ये क्या नाम मुस्लिम नेता थे एक, तो अखिलेश यादव जी 3-3, 4-4 बार के एमएलए हो रहे। अखिलेश यादव जी ने उनका मंच पे सब मान करके भगवा दिया, बताइए आप। बिल्कुल कोई नहीं पूछता। तो इस तरह की ये सब चीजें जो है ना हमें सब पता है क्या है। और माननीय बहन जी क्या भाई इतना 24 घंटे का टाइम होता है, लेकिन बहन जी ने संभालना है। बहन जी ने अपने शासनकाल के अंदर जमीन से उठाकर नेता बनाने का काम करा था। किशोर पगला हुआ करते थे, बहुत सारे बहन जी के मंचों पे ढोलक बजाया करते थे, ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो बहन जी पगला साहब तो मेरे ख्याल से आज भी बीएसपी में ही नहीं, अब बीएसपी में नहीं है, अब नहीं है जी। तो बहुत गलत बात है। अगर पगला साहब तक ये वीडियो पहुंचे तो आप गद्दार हैं। अगर आप नहीं है तो मैं साफ कह रहा हूँ आपको। दूसरी बात, माननीय बहन जी ने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी बनाया है, मैं तो बहुत सुनता हूँ। उनके घर में रसोईया थे, उनको मंत्री बना दिया, लाल बत्ती गाड़ी। कोई सिंह साहब थे, उनको 2-2 बार राज्यसभा भेजा, वो छोड़ के चले गए माननीय बहन जी को। बहन जी ऐसे ऐसे लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बिल्कुल 2nd नंबर के नेता हुआ करते थे, है ना। और आप सोचिए जाना एक अलग बात है। देखिए नेता आते जाते कोई बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बीएसपी को फैक्ट्री कहा जाता है। हमारा तो फर्क नहीं पड़ता है, हमारी तो पार्टी हमें पता है भाई कि नेता बनाने की फैक्ट्री है। आओ जाओ, जाने के बाद आप गद्दारी भी कर रहे हैं पार्टी के साथ। आप परम आदरणीय माननीय बहन जी के लिए आप शब्दों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इसकी जो वीडियो वायरल हुई थी मेरे को दिखी थी, मैंने कहा वो कोई बात नहीं समय समय की बात है, आएगा समय, देखेंगे सबको, है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो जो हमारे पूर्वजों का अपमान करेगा भाई, हम भूलते भूलते तो किसी को नहीं है, सीधी सी नाम भूलेंगे। कोई ये सोचता हो कि भूल जाएंगे, हमें पता है कि क्या क्या दगाबाजी की गई है माननीय बहन जी के साथ, है ना। तो अब ऐसा भी नहीं है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्शन कमीशन जो है वो भी ये कहता है अगर बहुजनों की कोई पार्टी है तो वो बीएसपी है। लेकिन तमाम लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं और अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। जो बाबा साहब ने अपने खून पसीने से सींच के एक वोट का अधिकार दिलवाया था, तो कहां पर वोट डालनी चाहिए? नीला झंडा, हाथी निशान, लोग अपनी मूछों पे ताव मारते हैं, कहते हैं भाई हमें वोट दीजिए। और भी बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं, उत्तर प्रदेश में जाके कूद जाते हैं, महाराष्ट्र
रास्ते से आते हैं इसी काम के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग आके जो है बीएसपी का खेल खराब करने का काम करते हैं। बताया ना, ये गद्दार किस्म के लोग हैं, दलाल किस्म के लोग हैं, और इसमें बहुत सारे सो कॉल्ड ये अपने लोग भी होते हैं। तो ये लोग, मैंने आपको बताया ना, वो जो बाबा ने रिजर्वेशन दिया था उससे कुछ लोग बने, आगे पहुंचे, आगे पहुंचने के बाद अब वो ज्ञान दे रहे हैं सब चीज़ों का, है ना। जो उसमें लाल थे वो तो समाज का काम कर रहे हैं, सामाजिक तरीके से काम कर रहे हैं। जो उसमें दलाल थे तो उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है समाज को पीछे खींचने में। वो आगे बढ़ाना तो दूर की बात, पीछे खींचने। और जो और भी आम कार्यकर्ता हैं और भी लोग हैं, मतलब ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई हैं, चीज़ें चल रही हैं, आगे होगा सब कुछ आएगा। बहन जी के लिए एक बात कही जाती है कि बहन जी गठबंधन में नहीं जाती, जबकि बहन जी को गठबंधन में बुलाया भी नहीं था। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस का गठबंधन है यह, इसमें बस बहन जी को आना चाहिए? ये बुलाने वाले कौन होते मान्यवर? ये तो खुद इनकी छीटा कसी आपने देखी है कैसे होती है स्टेजों पे कैसे, मतलब जैसे वो नहीं होते मतलब पशु आपस में लड़ रहे होते हैं, उस तरीके का भेड़ चाल चल रही। हम लोग चलने वाले लोग नहीं है उस तरीके, सब बढ़िया चल रहा है हमारा, हम अकेले अपने दम पे लड़ रहे हैं। 2027 में अपने आप को कहाँ देखते हैं बीएसपी को? देखिए, बीएसपी तो मैं बता दिया फुल बहुमत की सरकार बना रही है जी, और हम लोग अपने आप को कहाँ देखेंगे? माननीय बहन जी जहाँ हमारे को बोल देंगे कि भाई वहां पहुंच जाओ जी, हम लोग वहां पड़े रहेंगे। आज बोल रखा है, चांदनी चौक के अंदर लगाया है आदरणीय प्रभारी जी ने, माननीय बहन जी के आदेश के बाद। तो आगे जहाँ जहाँ जो आदेश आता रहेगा, आज करियर भी संभाल रहे हैं, थोड़ा सब चीजें संभाल रहे हैं धीरे धीरे। तो सबको पता है कि भाई लड़का कर तो रहा है, तो धीरे धीरे ही करेगा ना, एकदम से तो सब कुछ कर नहीं लेगा। तो वो चीज है, तो वो लोग भी जिम्मेदारी समझते हैं कि भाई ये अपना, और हर किसी को अपना समझा जाता है बिल्कुल कि भाई ये सब अपने लोग हैं, तो इनका भी नुकसान ना हो, पार्टी का भी गतिविधियां चलती रहे ठीक ठाक तरीके से। तो वो सब चीजें हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्पीच नंबर 113 में कहा था, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएं, क्योंकि बहन जी के शासनकाल के अंदर बहन जी ने पंचशील बालक इंटर कॉलेज बनाया, बालिका महाविद्यालय बनवाया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाई, जिसके अंदर विदेशों से लोग आकर पढ़ते थे। अगर आपको लगता है कि इस तरीके का कुछ प्रदेश होना चाहिए, इस तरीके की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इस तरीके के आपके बच्चों की अच्छी नौकरियां होनी चाहिए, क्योंकि बहन जी ने कई जिले बनाने का कार्य करा था और उसके बाद लाखों नौकरियां देने का काम भी करा था। तो ये है बाबा साहब का जो वोट का अधिकार है, वह आपका स्वयं का अधिकार है। लेकिन बाबा साहब की स्पीच नंबर 13 मुझे बार बार याद आती है, जिसमें वन बैनर वन लीडर वन पार्टी कहा था। तो जिस दिन आप चाहते हैं कि आप शासक बनने, तो आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको कहां पर वोट डालना है। जिस तरीके स्वयं साहब ने भी बताया कि वोट के अधिकार को अपने तरीके से इस्तेमाल आप जरूर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ मौका परस्त लोग हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने आवास विकास योजना देने का काम करा, अच्छे हॉस्पिटल देने का काम करा, लेकिन वो लोग भी बहन जी को आज ये कहने का काम करते हैं कि बहन जी अच्छा काम नहीं करती हैं। यानी कि उनके घरों के अंदर जो चूल्हा जलता है वो भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, मान्यवर काशीराम साहब का दिया हुआ है। बीजेपी तमाम नारे देती है, जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन बीएसपी ने सबसे पहले ये कार्य करके दिखा दिया था। और जहां झुग्गी मकान नहीं, बहन जी ने एक अच्छे आलीशान घर बना के देने का काम किया था। आवास विकास योजना के माध्यम से लाखों नौकरियां देने का काम किया था। यह वीडियो आपको कैसा लगता है? वीडियो में अपने विचार हमारे साथ साझा अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। और आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2026 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक कराएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।